Hello students, welcome to the new video of Career Compass with दीपन सर। आज का टॉपिक मेरे हिसाब से हर एक ACCA स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज एवरी इंडियन स्टूडेंट्स while pursuing ACCA suffers from this issue for कि सर काफी सारी बार हमने देखा है कि ड्यू टू दिस ACCA थियरी क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू इवन पास या तो मार्जिनल मार्क्स से फेलियर आ जाता है। ओके एंड दे थिंक कि मेरे को कुछ आता नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग रहता है, ठीक है, बट जब वो पेपर के अंदर लिखने बैठते हैं, एग्जाम के अंदर वर्ड फाइल में लिखने बैठते हैं अपनी थियरी, तब वो नहीं लिख पाते या तो इतनी सारी ग्रामेटिकल एंड सेंटेंस वाइज मिस्टेक्स करते हैं कि वो अच्छा खासा आंसर ड्यू टू दैट बैड इंग्लिश, ठीक है, खराब बन जाता है। सो आज के सेशन के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू कैन राइट योर ACCA थियरी, या तो अपने थियरी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करे, कैसे उसमें बढ़िया मार्क्स लेके आए। फर्स्ट थिंग, एंड मोमेंट में जागोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ मैं बेसिक ग्राउंड्स क्लियर कर दूं सर, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स का इसीलिए ये थियरी में इश्यू आ जाता है बिकॉज उनका इंग्लिश वीक रहता है। आप एंड मोमेंट में जागोगे तो कोई आपका इंग्लिश डेवलप करके नहीं दे पाएगा। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जागो, यस, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स करो। सर क्या कर सकते हो? हमारी आदत है बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने की वाया इंस्टाग्राम, वाया यूट्यूब और मे बी सम स्टूडेंट्स वाया न्यूज़पेपर। प्लीज स्टार्ट कंज्यूमिंग अ कंटेंट इन इंग्लिश ओनली। यस, मैं हर बार बताता हूं कि आप इंस्टाग्राम छोड़ के यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब के अंदर भी ओनली एंड ओनली दोज चैनल्स एंड दोज कंटेंट शुड बी कंज्यूम्ड कि जो इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू लिसन टू दैट। सपोज आपको मूवीज का शौक है तो इंग्लिश में मूवीज देखना चालू करिए, भले ही पसंद में आए ना आए। कॉमेडी मूवीज देखिए, ठीक है, या तो बट इंग्लिश में, ठीक है। बॉयज को अगर एक्शन मूवीज पसंद है तो दे कैन वॉच द एक्शन मूवीज बट इन हिंदी, सॉरी इन इंग्लिश ओनली। नीचे सबटाइटल की जरूरत है तो डालिए, नीचे सबटाइटल चालू रखिए, ठीक है। धीरे धीरे करके लोगों को आप सुनोगे, आप खुद पढ़ोगे, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ये कुछ बेसिक से स्टफ है जो मैं यूजुअली इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रेकमेंड करता हूं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सर हमारे पास में है सबसे पहला पॉइंट, व्हाई वी शुड फोकस ऑन अ थियरी। थियरी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ACCA भर भर के थियरी पूछता है। यस, MCQ में भी पूछेगा, सेक्शन C में भी पूछेगा। अब प्रोफेशनल लेवल वालों के लिए तो यार थियरी थियरी है, तो क्या करोगे सर? यू कैन नॉट थिंक कि आप बिना थियरी पे कमांड लाए, बिना इंग्लिश पे कमांड लाए ACCA बन पाओगे। अरे कुछ नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द वन स्किल जो अक्सर है ना स्टूडेंट्स वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके दैट कि मेरे को ये जेरो का सर्टिफिकेशंस दे दो, मेरे को ये पावर BI का सर्टिफिकेशन दे दो, मेरे को ये दे दो। अरे भाई तेरे सारे सर्टिफिकेशन कचरे में चले जाएंगे अगर तू ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो। समझ में आ रहा है? तो अभी वो सारे सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भाग, पहले जो करना है वो कर। दिस इज द बेसिक थिंग, जिसके बगैर तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओके, सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट देयर इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट कॉर्पोरेट करियर। ओके, हाँ, जिसको अपने बिजनेस ही करना है उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर द पीपल हु रियली वांट्स टू हैव अ ग्रेट करियर इन फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, है ना, सो ऑब्वियसली ये जरूरी है। वापस आता है सर, ACCA के एग्जाम्स आर नॉट नंबर्स, दे यूजुअली टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज दे टेस्ट योर कम्युनिकेशंस। यस सर, अगर आप बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो तो इट्स ओके, डोंट वरी, शॉर्ट आंसर्स लिखिए। क्या? शॉर्ट आंसर्स लिखिए आप, बट हाँ इट मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। छोटा सा अच्छा सा आंसर भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबे लंबे आंसर्स लिखने। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सर ये आपका आंसर होना चाहिए क्लियर, रिलेवेंट, ओनली द टॉपिक दैट यू आर डिस्कसिंग, बस उसके बारे में 2-3 लाइन लिख के आ जाओ, चलेगा। ओके,
एंड काफी बार जो मिसिंग होता है वो होता है प्लानिंग में, कहाँ से शुरू करें कहाँ पे अंत करें। यस, आगे और चर्चा होने वाली है। सर सबसे पहला सजेशन दैट आई विल बी गिविंग हियर इज दैट बिफोर यू राइट एनीथिंग, अपने आंसर के अंदर कुछ भी लिखो, उससे पहले आप उसके कीवर्ड्स पे फोकस करो। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं सर, डिस्कस, कभी कभी कीवर्ड होगा क्रिटिसाइज, रिकमेंड, असेस। करना क्या है सर? ओके, डिस्कस करना है तो आपको पॉजिटिव बातें भी डिस्कस करनी है, नेगेटिव बातें भी डिस्कस करनी है, उसको बोला जाता है डिस्कस करना। क्रिटिसाइज के अंदर सिर्फ डिसएडवांटेज डिस्कस करने होते हैं या तो लिमिटेशंस जो बोलो वो। रिकमेंडेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन सॉल्यूशन सजेस्ट करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं वैसा ही करो, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, दोनों में अंतर है। एक है मैं बोल रहा हूं वैसा करो, आपको ऐसा, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, इसको बोलते हैं सजेशंस देना। तो आपका लैंग्वेज सर प्रॉपर होना चाहिए, ओके, ऑर्डर ठोकना नहीं है, सजेशंस देने हैं। देन है सर असेस के अंदर ओवरऑल इंपोर्टेंस को समझाना है कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपोर्टेंट, ओके, एंड उसके कारण पीएनएल बैलेंस शीट्स वगैरह में क्या इंपैक्ट आ सकती है। जैसे कि सर एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़े फाइनेंस का एग्जांपल यहाँ पे पकड़ा हुआ है कि इवेल्युएटिंग डेट फाइनेंसेस, मतलब डेट के कुछ प्लस पॉइंट्स और डेट के कुछ माइनस पॉइंट्स। क्रिटिसाइजिंग आरओआई, सर क्यों आरओआई घटिया है, बस नेगेटिव चीजें डिस्कस करिए। रिकमेंड इंप्रूविंग लिक्विडिटी बाय रिड्यूसिंग इन्वेंटरी, यहां पे सारे के सारे रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। असेसिंग वर्किंग कैपिटल, सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो हमारे बिजनेस के लिए क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगी वर्किंग कैपिटल से, वो समझानी है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, कुछ भी करने से पहले रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सर हमारे कुछ वर्ब्स। ये मालूम है कि क्या वर्ब लिखा है और उस वर्ब से करना क्या होता है, तो ही सर आप अपना आंसर प्रॉपरली लिख पाओगे और एग्जामिनर मार्क्स दे पाएगा। अदरवाइज मैंने देखा है लिख के तो हर एक बंदा आता है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो हर एक इंसान कॉन्फिडेंट होता है, अरे सर बढ़िया गया है पेपर, बट एग्जामिनर ये देखेगा कि क्या वर्ब के हिसाब से आपका आंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दे विल नॉट गिव यू द मार्क्स, ओके। देन सर काफी स्टूडेंट्स जो मदर लैंग्वेज में यूजुअली सोचने की आदत होती है उनकी कि अरे यार सर मेरे को आप हिंदी में पूछोगे ना तो मेरे को फट फट आंसर आता है, बट वो इंग्लिश लिखने को बोलोगे तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं, तू अपने दिमाग में सारा आंसर हिंदी में सोच ले, तुझे क्या क्या लिखना है, एंड देन ट्रांसलेट। जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरे को लिखना क्या है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको ट्रांसलेट कर दे, कोई बात नहीं। टेम्पररीली फॉर अ स्किल लेवल स्टूडेंट, ओके, शुरुआत यहां से करो। देखो काफी स्टूडेंट होते हैं कि जो सर थियरी से भागते हैं, क्या करते हैं, भागते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं 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 सर थियरी मेरे से होने से रहे नहीं होगा मेरे से, ओके। अगर आप गिव अप करने वालों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है कि जो अपनी लिमिटेशंस वीकनेस को जानते हैं, अपनी लिमिटेशंस और वीकनेस में कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस उम्मीद में कि शायद मैं थोड़ा इंप्रूव हो जाऊंगा, ओके। इस डर के कारण थियरी से भागने से तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत भी, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ भी लिख दिया ना तो 3-4 मार्क तो मिल जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट से आप यूं थियरी लिख पाओगे, नो, दीज आर सम टिप्स, ओके। एंड इन सभी टिप्स को काम करने के लिए सर समय लगेगा, इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, प्रैक्टिस अर्ली स्टार्ट करना, ठीक है। बट शुरू के अंदर आप ऐसा कर सकते हो कि जहां पे आप सोचोगे अपनी हिंदी या गुजराती या मराठी या वॉट एवर लैंग्वेज में, एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू अ इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस लिखो। और दूसरा मैं बोलता हूं कि बिल्कुल आंसर छोड़ के आना है, उससे तो बेटर है थोड़ा बहुत लिख के आओ। गॉड नोज 1 2 3 4 मार्क्स मिल जाए तो जो मार्जिनल मार्क्स से फेल होने वाले बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे, यस। देन है सर
काफी बार ये बहुत ही अच्छी से टेक्निक काम आती है सर। अंदर स्टूडेंट्स है ना, देखो जैसे ही एमसीक्यू दिखा नहीं बस चालू हो जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन दिखा नहीं बस लिखना चालू हो जाएंगे। भैया क्वेश्चन को बहुत ही शांति से पहले रीड करो, सोचो कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ओके, प्लानिंग बनाओ अपने माइंड में कि इसके अंदर मैं कितने बुलेट पॉइंट लिखने वाला हूं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और 3 पॉइंट लिखूंगा तो कौन से लिखूंगा? आपको एग्जामिनेशंस के अंदर एक रफ पैड दिया जाता है, उस रफ पैड के अंदर वो तीनों पॉइंट का जरा हाईलाइट दे दो ताकि माइंड में रहे कि मुझे इसके अंदर क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या लिखना है। सारा प्लानिंग अपने माइंड में हो गया, आपने लिख दिया रफ के अंदर, फिर लिखना चालू करो। ठीक है, तो प्लानिंग बिफोर राइटिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ये हैबिट डेवलप करिए, ट्राई करिए कि फुल फ्लेज आंसर लिखने से पहले आप उस आंसर के अंदर क्या लिखने वाले हो वो मन में सोचो और अच्छे से प्लान बनाओ कि पहले पॉइंट में क्या लिखूंगा और कितना लिखूंगा, दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा। ओके, देन सर बहुत ही बार स्टूडेंट्स को देखा है कि लिखते बहुत बढ़िया है बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते हैं। तो प्लीज डू द प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इजी दीजिए ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में बहुत ही इजीनेस आए। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज ये आपकी रिक्वायरमेंट रीजंस फॉर पुअर वर्किंग कैपिटल, तो आप ये हेडिंग दीजिए ना कि पहला हेडिंग है इनसफिशिएंट इन्वेंटरी, फिर उसमें पैराग्राफ डालिए। सेकेंड हेडिंग दीजिए डिले इन रिसीवेबल, फिर उसका अपना पैराग्राफ डालिए। हर एक पॉइंट का अपना अपना पैराग्राफ होना चाहिए। ACCA लव्स द आंसर इन पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के ऊपर उसका हेडिंग, या तो उल्टा बोले हेडिंग के नीचे उनका पैराग्राफ। ओके, सो प्लीज प्रेजेंटेशन में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो एग्जामिनर आपको आपका आंसर ढंग से पढ़ पाएगा और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का 2 मार्क 2 मार्क देगा। बोले ये अच्छा लिखा है, चलो 2 मार्क दे दो, ये अच्छा लिखा है 2 मार्क दे दो। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट विल अट्रैक्ट 2 to 3 मार्क्स। देन सर काफी स्टूडेंट्स आंसर लिखने में कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं, तो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर्स। यस, जैसे कि फाइनली इतना सबको डिस्कस होने के बाद आई वुड रेकमेंड, yeah, here we can conclude that this project should not be accepted। हुआ ना फाइनल कंक्लूजन। सपोज आप मेरे पास में आओ कि दीपन सर मैं दिसंबर के अंदर कितने पेपर दूं, 1 पेपर दूं या 2 पेपर दूं, तो हमने आधे घंटे तक पूरा डिस्कशन किया है ना। तो फाइनल कंक्लूजन में क्या आएंगे पता है कि अगर तेरी अगली मॉक के अंदर तेरे को 60% से ज्यादा मार्क्स आए तो 2 पेपर दे देना। गेटिंग? तो दैट इज व्हाट अवर कंक्लूजन। इतना सबको डिस्कशन होने के बाद कुछ तो कंक्लूजन में आए होंगे, तो वो पूरा आंसर खत्म होने के बाद कंक्लूजन लिखना है। और आप हर एक आंसर्स में आप देखोगे कि यस दे विल ऑलवेज समराइज एट द एंड इन 1 लाइन, जैसे कि दस हाई गियरिंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क। सर हाई गियरिंग होने के कारण रिस्क बढ़ता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन इज नीडेड। तभी के तभी आपका आंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा 1-2 मार्क और बढ़ेंगे अगर कंक्लूजन लिखा है तो। ओके, देन सर सिंपल, कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा ब्लैंक हो जाते हैं कि इसके अंदर लिखूं क्या लिखूं, तो खाली छोड़ के आते हैं बच्चे। और मैंने अक्सर देखा है ACCA स्टूडेंट्स है ना, हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि सर ऐसा तो स्टडी टेक्स्ट में कहीं पे दिया नहीं है और एग्जाम किट में देखो तो सही, ये कैसा समा गया। भैया ACCA करिकुलम बनाया ही है आपको सरप्राइजेस देने के लिए। बिल्कुल ऐसा मत मानिएगा कि जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर या तो व्हाटएवर आप जो प्रैक्टिस करके गए हो उसी में से आपका पेपर आएगा। नो, यू विल फील सर काफी कुछ एग्जाम किट में ऐसे सम्स, काफी कुछ एग्जाम किट में ऐसे फॉर्मूलाज, काफी कुछ ऐसे एग्जाम किट के अंदर थियरीज है कि जो कहीं पे भी स्टडी टेक्स्ट में दी नहीं है। क्या कर लोगे? स्ट्रेस में आओगे या स्वीकारना पड़ेगा सर हाँ ACCA ऐसा ही है, कुछ यूनिक पूछेगा ही पूछेगा। यू कैन नॉट ब्लेम ACCA, सरप्राइजेस आएंगे क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहा है आपको। इंटरव्यू में थोड़ी ना सिलेबस का पूछेंगे, इंटरव्यू में तो कुछ भी सरप्राइज आएगा। ओके, सॉरी वो मेरे को, आप इंटरव्यू में सोचो आपके साथ ऐसा हुआ है, कुछ रैंडम क्वेश्चन आए, आप बोलोगे सॉरी वो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं था,
ऐसा थोड़ी ना चलता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ओके, और नहीं बोलोगे तो वो तो बहुत खराब इंप्रेशन जाएंगे। यस, सो दैट्स व्हाई एग्जामिनेशंस के अंदर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट में आप टोटली ब्लैंक हो गए, फाइंड अ कीवर्ड। जैसे कि कीवर्ड होता है सर हेजिंग, ठीक है। यस, तो सर वो हेजिंग के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, मन में आया वो लिखो। अरे अगर समय है तो, हाँ अगर समय है तो कुछ ना कुछ एक दो पैराग्राफ लिख के आ जाओ, गॉड नोज उससे आपके 2-3 मार्क्स मिल जाए आपको। तो प्लीज रिमेंबर, अगर समय है तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट को ब्लैंक ना रखिए। जो कीवर्ड मिला है हेजिंग, लेट्स से आपको कीवर्ड मिल रहा है गियरिंग, तो गियरिंग के ऊपर कुछ लिख के आ जाइए, सिंपल। ओके, देन मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द बेस्ट टिप आई वुड बी गिविंग। ये हर एक समय पे मैं देता रहता हूं सर, ये वर्ड मेरा फेवरेट है क्लासरूम के अंदर, एग्जाम किट। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बार बार ऐसा देखा है, इस पता नहीं स्टूडेंट एग्जाम किट को बहुत ही डीले करते हैं। पता नहीं उनको डर लग रहा है या आई डोंट नो, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट इंपॉर्टेंस। वो एग्जाम किट का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, पता नहीं वो कितनी बार स्टडी टेक्स्ट का रिवीजन कर लेंगे, बट एग्जाम किट तो पूरी एक बार भी मान होगी। प्लीज आप उल्टा करिए, डू नॉट प्रिपेयर थियोरी फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट, प्रिपेयर योर थियोरी फ्रॉम एग्जाम किट डायरेक्टली। इससे आपको रियल मैनर में पता चलेगा कि पास्ट एग्जामिनेशंस में एसीसी ने कैसी कैसी थियोरी पूछी थी। ओके, सो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए फ्रॉम एन एग्जाम किट। स्टडी टेक्स्ट को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। यस, इससे आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी खुद की स्पीड बढ़ेगी, आपको खुद को क्लैरिटी आना चालू होगा, स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि ऐसी थियरी में क्या लिखना चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट्स सजेस्टेड आंसर में दिए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आ जाते हैं कि सर कुछ जनरल एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि आपका जो पेपर होने वाला है सर दिसंबर के अंदर, मार्च के अंदर, जब कभी भी आप अपियर करोगे, ठीक है, तो पता रहना चाहिए कि पर मार्क आपके पास सिर्फ समय है 1.8 मिनट्स का, ठीक है। दैट मीन्स पूरी 10 मार्क की रिक्वायरमेंट के लिए यू हैव 18 मिनट्स। अब कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा भी हो सकता है। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपको पता रहना चाहिए कि एसीसीए आपसे जवाब मांग रहा है, ठीक है। नाउ आपको बहुत ज्यादा लंबा उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर आंसरिंग, यू आर नॉट टीचिंग एनीवन। जैसे दीपन सर होते हैं ना, तो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर पूरा 1 घंटा बोल देते हैं, बिकॉज मेरा काम है उस टॉपिक को पढ़ाना, तो मैं तो धीरे 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 करके समझाऊंगा। एग्जामिनर आपसे उम्मीद ही नहीं रखता है कि आप एग्जामिनर को पढ़ाने बैठो। ओके, एग्जामिनर को आपको यह समझना है कि एग्जामिनर को सब मालूम है, एग्जामिनर को सब मालूम है। आपको एग्जामिनर को टीच नहीं करना है, तो आपको अपने आंसर को लिमिट करना पड़ेगा। छोटे छोटे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। एक पैराग्राफ 3 लाइन का, 4 लाइन का मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। 4 लाइन में एक पैराग्राफ खत्म, आपका एक्सप्लेनेशन खत्म। 4 लाइन में 4 लाइन लिखोगे 2 मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट टीचिंग एनीवन, तो बहुत लेंदी आंसर्स मत लिखना। ओके, जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली में पूछा क्या है। इतना पता चल गया कि सर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, बट भाई वर्किंग कैपिटल के अंदर इटसेल्फ क्या ही पूछा है वो पहले जान ले, ठीक है। देन है सर एक्सेल शीट के लिए एक टिप्स थी कि जब एक्सेल के अंदर आप वर्किंग नोट्स वगैरह करो तो थोड़ी थोड़ी बीच में स्पेस रखा करो। पता नहीं कब कौन से समय पे पता चले अरे यार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट डालना था, ठीक है। सो इट्स बेटर टू लीव बीच बीच में इनफ स्पेस सो दैट कि कुछ बीच में आ जाए तो आप उसमें लिख सको। यस, आप पीछे सजेस्टेड आंसर्स जब कभी भी देखते हो ना, तो आपको स्ट्रेस होता है कि मैं सजेस्टेड आंसर जैसा नहीं लिख पा रहा। प्लीज रिमेंबर, सजेस्टेड आंसर के जैसा दुनिया में कोई नहीं लिख सकता। सजेस्टेड आंसर के जैसा दुनिया का कोई स्टूडेंट नहीं लिख सकता है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द सजेस्टेड आंसर। अगर सजेस्टेड आंसर का अगर 50% भी कंटेंट आपने लिख दिया ना, पूरे मार्क्स। ओके,
सो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अ सजेस्टेड आंसर। हाँ, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे देखिए कि यार क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, बट एक्चुअल एग्जामिनेशंस में उतना लेंथ नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, यस, एग्जाम के आंसर्स आर ऑलवेज लेंथी। यस, आपको उसके जस्ट हाफ द साइज भी लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। यस, कभी कभी सर सपोज हमारे साथ में ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं, क्योंकि एनपीवी के हिसाब से लग रहा है एक्सेप्ट करना चाहिए, आईआरआर के हिसाब से लग रहा है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, लेट्स से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उसके अंदर डिप्लोमेटिक आंसर दे दीजिए। ओके, डिप्लोमेटिक आंसर का मतलब क्या? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक आंसर कभी कभी देने को आ सकता है, बट इट्स ओके। कभी कभी सम्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि सर हमारा आंसर आ रहा है 15.62, इट्स ओके। सजेस्टेड आंसर में दिया है 15.68, इट्स ओके। नया डेसिमल का मिसमैच तो रहेगा ही रहेगा, तो इससे कभी स्ट्रेस मत होइएगा। ओके, सो एग्जामिनर को वो छोटे मोटे डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राउंड ऑफ इज द फाइन, राउंड ऑफ कर लेना, इट्स फाइन। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे राउंड अप करना, राउंड डाउन करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ इज नॉट एन इश्यू, एसीसी राउंड ऑफ को स्वीकार लेगा और डेसिमल्स का जो मिसमैच आ रहा होगा वो भी स्वीकार लेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइनल थॉट क्या रहेंगे सर? प्लीज रिमेंबर, आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। यस, एंड आपकी भाषा बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, कोई हाई फाई वर्ड्स नहीं है, इट्स ओके। आपका आंसर्स शॉर्ट लॉजिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कहां से शुरू करें कहां से अंत करें, इंट्रो लाइन एंड कंक्लूजन लाइन। यस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सर कीवर्ड्स पे फोकस करिए, क्या पूछा है। यस, और मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रैक्टिस करिए। यस, सो मैं अगर अपनी साइड से कंक्लूड करना चाहूं तो मैं लेट मी समराइज द होल पोर्शन। एक, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, इंग्लिश डेवलप करने के लिए इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग, आई कांट एक्सपेक्ट कि आप इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, सो इट्स बेटर टू हैव अ इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग। यस, कैसे लिसन करोगे आप? यूट्यूब वीडियोस देख के या मूवीज देख के। ओके, एंड लास्ट है सर, प्रैक्टिस कर ली आपने अच्छे से, सर इंग्लिश भी डेवलप कर लिया, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आप अपना नॉलेज वहां पे डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इंग्लिश डेवलप करो, आई वुड श्योरली सर हम श्योरली ऐसा बोल पाएंगे कि आपका पेपर आराम से निकल जाएगा और आपकी थियरी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, बिकॉज आपने इनफ प्रैक्टिस भी कर ली है, आपने इनफ इंग्लिश भी डेवलप कर लिया है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी सारे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक सजेशंस थे हमारी साइड से सर, जिससे आप अपने थियरी पे कमांड ला सकते हो। बट मेरे इस वीडियो बनाने से या मेरे इस वीडियो देखने से आई वुड नॉट से कि आपका इंग्लिश डेवलप होगा, बस इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि करना क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना है इंग्लिश डेवलप। अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी डेवलप्ड है देन कम टू प्रैक्टिस, और उससे भी पहले सर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। हालांकि आई होप सो आपके पास एक बढ़िया से बढ़िया ट्यूटर होगा जिन्होंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी होगी। ठीक है, तो नाउ आपको दो ही चीज पे फोकस करना है, इंग्लिश एंड प्रैक्टिस के ऊपर। क्लियर? ओके, सो बिना आलस करे सर एग्जाम किट पे लग जाइए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, प्रैक्टिकल सम्स का एंड थियरी का, दोनों का। ओके, एंड खास करके द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, ओके, उनके लिए तो प्रैक्टिस भर भर के रिक्वायर्ड है। ओके, एंड खास करके प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने एसीसीए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लिए, अगर वो भी इस थियरी के साथ में सफर कर रहे हैं तो ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।